नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। मैं आपका दोस्त हर्ष वर्मा हर बार की तरह हाजिर हूं। इस हफ्ते का जो आखिरी दिन रहा वो एकदम ब्लैक फ्राइडे की तरह रहा। यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली और आगे भी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक बड़ी गिरावट की ओर इशारा कर रही हैं। तो इन ढेरों खबरों के बीच आपके लिए कौन सी काम की खबरें हैं वो लेकर आए हैं। ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं, किस स्टॉक के ऊपर उनका क्या नजरिया है वो भी बताएंगे आपको। कहाँ मिल रहा है डिविडेंड, क्योंकि भाई ऐसे बाजार में डिविडेंड का भी सहारा होता है बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे सरकार के फैसले से किन शेयरों की बढ़ सकती है दिक्कतें, सब पर चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सिग्लिटी के शेयर में इस हफ्ते 8% से ज़्यादा की तेज़ी आई। और आप खुद देखिए आज के अगर शुक्रवार के बाज़ारों की भी बात करें आप तो गिरावट नहीं रही। यहाँ पर बहुत ही स्लाइटली पॉजिटिव हरे निशान में रहा, 40 रुपए के भाव के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। अब इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? दरअसल जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है न्यूमरा, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। उन्होंने भाव जो है वो 55 रुपये टारगेट्स कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खरीदारी का मौका है यहाँ पर। अब क्यों कहा है, इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है वो मैं आपको समझाया था। उनका मानना है कि सिग्लिटी आने वाले समय में हेल्थ केयर सेक्टर में AI ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा फायदा उठाने वाली कंपनियों में शामिल हो सकता है। खास बात यह है कि कंपनी का जो फोकस है वो हेल्थ केयर सोल्यूशन पर है, जहां AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। न्यूमरा के मुताबिक अब क्लाइंट सिर्फ बेसिक सर्विसेज नहीं बल्कि आउटपुट आधारित मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में एंड टू एंड सोल्यूशन देने वाली कंपनियों की मांग जो है वो बढ़ रही है यहाँ पर। और सिग्लिटी इसी ट्रेंड में मजबूत स्थिति दिखा रहा है। कंपनी का हेल्थ केयर जो डोमेन है वो गहरा अनुभव रखता है और प्रतिस्पर्धा जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बीच कंपनी जो है स्थितियाँ जो है काफ़ी बेहतर दिख रही हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। रेलवे सेक्टर में एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। सरकार रेल विकास निगम और इरकॉन इंटरनेशनल की मर्जर की तैयारी कर रही है और इस खबर के बाद इस हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो शेयर में एक अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी, तेजी आती हुई दिखी। इरकॉन और RVNL जो शेयर हैं वो 5% तक चढ़ गए यहाँ पर। लेकिन हालांकि शुक्रवार को तो तमाम स्टॉक्स में दबाव आया ही क्योंकि स्थिति नाजुक थी यहाँ पर। इस कदम का मकसद एक मजबूत और बड़ी कंपनी बनाना है जो कि बड़े प्रोजेक्ट संभाल सके। आइए और थोड़ा बारीकी से डिटेल से समझते हैं मर्जर से फायदा होगा क्या और कब तक ये मर्जर पूरा होता हुआ दिख सकता है। तो देखिए, इस मर्जर से जो है बड़ी दो कंपनियां जो है वो एक बनती हुई दिखेंगी, RVNL और इरकॉन जो है। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लेयर है वो एक बड़ा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स आसानी से ले सकेगी। अभी दोनों कंपनी अलग अलग काम करती हैं जिससे रिसोर्सेज का पूरा यूज़ नहीं हो पाता है। मर्जर के बाद इंटीग्रेशन की ताकत बढ़ती हुई दिखेगी। इससे रेलवे सेक्टर में जो कंपटीशन भी जो है वो और मजबूत होगा। और मर्जर से काम में क्या है, दोहरापन जो है वो खत्म होगा, यानी कि डबल काम जो मिलते थे वो खत्म हो जाएगा। एक ही कंपनी को सीधे काम मिलेगा। यहाँ पे रिसोर्सेज का साफ तौर पर बड़ा इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे लागत में कमी आएगी, खर्चों में कमी आएगी, काम में स्पीड होगी, सुधार होगा। यहाँ पे मैन पावर का इस्तेमाल सही तरीके से होगा, तकनीक का इस्तेमाल जो है वो कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो है वो सारे फायदे हैं। अब मर्जर के बाद नई कंपनी के पास जो है वो ऑर्डर बुक बढ़ता हुआ दिखेगा। अनुमान है कि दोनों कंपनियों का अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ऑर्डर बुक जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकती है। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की कैपेसिटी बढ़ सकती है यहाँ पे। तो इस लिहाज से काफ़ी बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार की तरफ से भी यहाँ पर। अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि भाई मर्जर कब तक होगा, इसको लेके क्लैरिटी क्या है। देखिए, मर्जर तुरंत नहीं होगा, इसको आप एक चीज़ समझ लीजिए, बल्कि इसमें समय लगेगा। इसके लिए अलग अलग विभागों की मंजूरी अभी बाकी है, उनसे लेनी है मंजूरी यहाँ पर। और कैबिनेट की मंजूरी जो है वो पूरी तरीके से एक बार क्लैरिटी आ जाए, पूरे रूपरेखा आ जाए तो उस पर और अच्छे से यहाँ पे जो चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। हफ्ते के हिसाब से अगर आप देखें तो सरकारी कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA जो है उसके शेयरों में तेज़ी लौटी है। यहाँ पे काफ़ी समय बाद तेज़ी लौटी है। अगर वीकली बेसिस पर देखें, हफ्ते में एक दिन भी तेज़ी रही। यहाँ पे कैश डिविडेंड देने जारी है कंपनी और इसी के बिना पे स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। रिकॉर्ड डेट कब है और क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इस खबर के बाद स्टॉक में 5% का उछाल देखने को मिला। IREDA ने निवेशकों को जो खुशखबरी दी उसके साथ ही जानकारी दी कि भाई वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 60 पैसे प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का फैसला किया गया है, जो कि फेस वैल्यू जो है जिसकी 10 रुपये पर करीब 6% बैठता है। कंपनी ने 2 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है और 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में इस डिविडेंड को मंजूरी दी गई है। इसका फायदा उन निवेशकों को मिलेगा जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर होंगे। इस हफ्ते शेयर करीब जो है आप ये भी समझिए एक और सेटबैक यहाँ पे शेयर को लगा 110 रुपये के 52 वीक
लो बनाया है यहाँ पे। अब कोई स्टॉक 52 लो बना दे तो अपने आप में एक कंसर्न पैदा हो जाता है, जबकि पीछे की अगर हम हालिया क्लोजिंग देखें तो करीब 120 के आसपास रही थी, लेकिन अब जो है एक नया 52 लो जो है वो बनता हुआ दिखा है। पिछले एक साल में स्टॉक 30% से ज़्यादा गिरा है, ईयर टू डेट 14% उठा है। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्च 2026 में स्टॉक ने 110 से लेकर 120 की रेंज यहाँ पे पकड़ी और कंसोलिडेशन किया। रेंज जब ऊपरी लेवल पर ब्रेक होगी तो फिर एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ईडा के शेयर के प्राइस में अगर आप देखें तो अगले दौर की जो कमजोरी है वो तब मानी जाएगी जब 110 का नया 52 वीक का जो लो का जो लेवल है वो टूटता हुआ दिखेगा। तब तक जो है यहाँ पर जो स्थिति है एक कंसोलिडेशन की फेज में देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते एनएचपीसी की ओर से एक बड़ी खबर निकल के आई। कंपनी के बोर्ड ने करीब 8,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। एनएचपीसी का जो प्लान है यहाँ पर वो क्या है, इससे क्या कारोबारी सेहत पर असर पड़ेगा, इसको आप ज़रूर समझना चाहिए। यहाँ पे जो निवेशक जो है एनएचपीसी में निवेशित है, एनएचपीसी अलग अलग तरीकों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर, जिससे उसे पूंजी जुटाने में एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। कंपनी जो है ये फंड जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, टर्म लोन और एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोइंग होती है उसके जरिए जुटाएगी। ये बॉन्ड कई हिस्सों में यहाँ पर और कई प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए जाएंगे। इस मंजूरी से कंपनी को ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग विकल्पों से पैसा जुटाने की सुविधा मिलेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में शुरुआत में अगर आप देखें तो 6,300 करोड़ उधार लेने की मंजूरी थी यहाँ पर, बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब वित्त वर्ष 26-27 के लिए एक बड़ा प्लान सामने आया है। निवेश कहाँ होगा उसको आपको समझना चाहिए। कंपनी जो है वित्त वर्ष 2027 में करीब 15,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने की योजना बना रही है। ये पैसा मुख्य रूप से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर में आक्रामक विस्तार करने की योजना बना रही है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट खबर है। यहाँ पे देखिए कंपनी के मैनेजमेंट के जो फैसले होते हैं उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, वो भी पैनी एकदम। 2 डिफेंस शेयरों पर आपको बड़ी जो है खबरें निकल के आई हैं और भले ही बाजार में धीमापन हो, लेकिन ये जो खबर है इसका असर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़रूर देखने को मिलेगा। पहली डिफेंस सेक्टर की जो सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, एडवांस आकाश वेपन सिस्टम का पहला प्रोडक्शन मॉडल जो है वो सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। ये फंडामेंटली बहुत बड़ी खबर है। बाजार नीचे भले ही है, स्टॉक नीचे है, रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका असर आगे आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। ये प्रोजेक्ट 8,160 करोड़ से ज़्यादा का है। इसके जल्द डिलीवरी की राह जो है वो साफ होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में नई यूनिट स्थापित कर रही है जहाँ एडवांस सिस्टम और यहाँ पे प्रोपलेट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। इन यूनिट्स में रॉकेट मोटर टेस्टिंग सुविधा, वॉरहेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ग्रेड रॉकेट्स का बड़े पैमाने पर निर्माण, इन हाउस रिसर्च डेवलपमेंट, इन प्लांट्स में प्रोडक्शन और कारोबारी साल 2027 से शुरू होने वाली उम्मीद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कंपनी की मौजूदा ऑर्डर बुक को अगर आप देखें तो करीब 26,000 करोड़ की है। वही FY27 में 15,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अब इस कंपनी के ऊपर ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई नुवामा की, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी और 1,900 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। एक और कंपनी जो है यहाँ पर बात करते हैं और ये देखिए इस कंपनी देश जो है वो किस लिहाज से आगे बढ़ रहा है, कंपनी की कितनी बड़ी भूमिका है, इसको आपको समझना चाहिए और कैसे जो आपदा में अफसर कहा जाता है वो कैसे देखा जा रहा है इसको समझते हैं। देखिए समुद्री क्षेत्र में हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में भारत एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने HBL इंजीनियरिंग के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज तकनीक है उसकी ग्रोथ के लिए जॉइंट वेंचर साइन किया है। ये साझेदारी न सिर्फ ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देगी बल्कि निवेशकों के लिए एक नए मौका खोल सकती है। अब आप सोचिए ग्रीन शिपिंग की तरफ अब देश आगे बढ़ रहा है। इस जॉइंट वेंचर के तहत दोनों कंपनियां मिलकर समुद्री क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का विकास करेगी। इसमें एडवांस मरीन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रिकल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसका मकसद भारत के साथ साथ वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करना है जहां पे ग्रीन और सस्टेनेबल शिपिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के लिए क्यों अहम है ये डील? ये पहल भारत में स्वदेशी तकनीक के विकास को बढ़ावा देगी, समुद्री क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन अपनाने में मदद करेगी, साथ ही ये अंतरिम जो आप देखें अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन शिपिंग नियम है उसको पूरा करने में भी सहायक होगी। यहाँ पर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह है। हालांकि उन्होंने अपने टारगेट्स को घटाया है, पहले करीब 1471 के टारगेट थे, अब 1390 के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। कमजोर बाजार के बीच हैक लिमिटेड और ग्रेफाइट इंडिया के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दोनों शेयरों में करीब 14% तक का उछाल आया है।
अगर आप HEG की बात करें तो 560 के भाव के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। ग्रेफाइट इंडिया की बात करें तो 642 के भाव पर पहुंचता हुआ दिखा है। तेजी के पीछे का कारण क्या है? अमेरिकी कंपनी ग्राफटेक इंटरनेशनल के जरिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के दाम बढ़ाना बड़ी वजह है। कंपनी ने कीमतों में करीब $600 से करीब $1200 प्रति टन यानी कि करीब 15 से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी करी है। इसके अलावा कच्चा माल यानी कि क्रूड लिंक्ड निडल कोक की जो लागत है बढ़ने, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर भी कंपनियों पर पड़ा है, जिसके चलते प्राइस हाइक जो है वो ज़रूरी हो गया है। इस कदम से पूरे सेक्टर के सेंटीमेंट सुधरते दिख रहे हैं यहाँ पे। अब उम्मीद है कि कंपनियों के मार्जिन्स में सुधार आएगा जो लंबे समय से दबाव में थे। ब्रोकेज ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि ये डेवलपमेंट सेंटीमेंट्स के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है और आगे मार्जिन रिकवरी के लिए मजबूत संभावना बन रही है। टाटा मोटर्स की बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल की। यहाँ पे शेयरों में 4% की गिरावट देखने को मिली। भाव 303 रुपये के आसपास पे आया। दरअसल गिरावट की वजह यूके के JLR जो सोलीहल प्लांट है वहाँ पर शटडाउन की खबरें हैं। आप देखिए जो कंपनी के बुरा वक्त है वो थम ही नहीं रहा है। एक और यहाँ पे जो है बड़ी खबर आई है, टाटा मोटर्स PV के JLR सोलीहल प्लांट में करीब 2 हफ्ते के शटडाउन की नौबत आ गई है। क्यों आई है उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। प्लांट में कुछ कार लाइन में जो प्रोडक्शन है वो रुक गया है। पार्ट सप्लाई की दिक्कतों के चलते प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। यहाँ पे रेंज रोवर और साथ में रेंज रोवर जो स्पोर्ट्स है यहाँ पर मॉडल के उत्पादन पर असर देखने को मिला है। यहाँ पे इस प्लांट में 8 अप्रैल तक शटडाउन चलेगा। ये शटडाउन पहले से तय ईस्टर छुट्टियों के शटडाउन के साथ ही होगा। ये दोनों JLR के सबसे अधिक मार्जिन वाले मॉडल्स हैं। जहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई होती है वही शटडाउन हो गया तो कितना इम्पैक्ट होगा। इन वाहनों के उत्पादन में किसी भी तरह की रुकावट मूल कंपनी टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पे JLR समस्या को हल करने के लिए और ग्राहकों को जो ऑपरेशंस है उनको प्रभाव ना पड़े, कम से कम पड़े, ऐसे में सप्लायर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। आपको बता दें 2025 में भी साइबर हमले के चलते इस प्लांट में दिक्कतें आई थी। JLR में आप देखिए 2 सितंबर 2025 को ये बताया गया था कि साइबर हमले के बाद उसने अपने जो ग्लोबल IT सिस्टम्स है उसको बंद कर दिया था। उत्पादन कुछ समय के लिए थम गया था और ये जो नुकसान था वो 50 मिलियन यूरो के एक अनुमानित था। कंपनी ने इंश्योरेंस भी नहीं कराया था तो उसका इम्पैक्ट भी साफ तौर पर देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भावेश अग्रवाल की बात करते हैं। यहाँ पे स्टॉक जो है वैसे ही बहुत नीचे है। ओला इलेक्ट्रिक ने अब क्या किया है, ओला इलेक्ट्रिक ने एंड आइज एज नाम से एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जो जिसका चलते जो है स्टॉक में करीब 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। 24 के भाव पर आता हुआ दिखा। इसके तहत कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को करीब यहाँ पे 50,000 की शुरुआती कीमत पर ऑफर कर रही है। यहाँ पे कंपनी का दावा है कि वो बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती है। ओला इलेक्ट्रिक के मुताबिक ये ऑफर 31 मार्च तक लागू रहेगा। इस दौरान कंपनी अपने कई मॉडल्स पर 50,000 तक के फायदे दे रही है। इस ऑफर में एंट्री लेवल मॉडल जैसे Gen 3 S1X स्कूटर और रोडस्टर X मोटरसाइकिल भी शामिल है। कीमत में छूट के साथ ओला इलेक्ट्रिक ने ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त भरोसा भी देने की कोशिश की है। कंपनी ने सर्विस गारंटी शुरू की है। इसके तहत अगर तय समय के भीतर वाहन की सर्विस पूरी नहीं होती तो ग्राहकों की साइड वाउचर के रूप में मुआवजा दिया जाएगा और इसके अलावा कंपनी के बाय बैक प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। इसमें ग्राहकों को गाड़ी की कीमत का 60% जो है सुनिश्चित वैल्यू मिलने का भी भरोसा दिया गया है। सरकार ने डीजल और ATF एविएशन जो टरबाइन फ्यूल होता है उस पर अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी है, जिसका सीधा असर जो है ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों पर देखने को मिल रहा है। इस खबर के बाद आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कीजिए, मैंगलोर रिफाइनरी की बात कीजिए, पेट्रोलियम लिमिटेड की बात कीजिए या चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात कीजिए, साफ तौर पर इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोचिए रिलायंस जैसा शेयर जो है 4% टूटकर 1350 के भाव पर आ गया, जिससे बाजार को जो स्टॉक सहारा देता है वही इतनी बुरी तरीके से 4% टूट जाए तो फिर बाजार को कहाँ सपोर्ट मिलेगा। मैंगलोर रिफाइनरी जैसा जो स्टॉक है वो 4% टूट के 178 के भाव पर आ गया। अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं भाई इसका असर कैसे पड़ेगा। देखिए एक्सपोर्ट पर कमाई घटेगी। इन कंपनियों पर का जो रेवेन्यू होता है वो फ्यूल एक्सपोर्ट से आता है। साफ तौर पे जब सरकार एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाती है तो हर बैरल पर मिलने वाला जो मुनाफा जिसको रियलाइजेशन कहा जाता है वो कम हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट पहले ज़्यादा प्रॉफिट में बिक रहा था उस पर मार्जिन जो है वो घट जाएगा। दूसरी चीज़ रियलाइजेशन मैथमेटिक्स बदलेगा। रिफाइनिंग बिजनेस में आप समझिए GRM ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो होते हैं बहुत अहम होते हैं। नई ड्यूटी के कारण कंपनियां का जो GRM है वो कम हो सकता है, जिससे कुल जो कमाई है वो उस पर दबाव आएगा। शेयर प्राइस पर दबाव, मार्केट जो है देखिए मार्केट हमेशा फ्यूचर अर्निंग्स को प्राइस करता है। जब निवेशकों को लगता है कि भाई आगे मुनाफा घट सकता है तो स्टॉक बेचने लगते हैं और यही वजह इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिलती है।
PSU और वर्सेस प्राइवेट इम्पैक्ट भी आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए यहाँ पे। आप देखिए MRPL या फिर चेन्नई पेट्रो जो कि PSUs है, आमतौर पर ज़्यादा प्रभावित हो सकती है क्योंकि इनके पास प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जबकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, रिलायंस जो है वो कुछ हद तक जो है खुद से फैसला लेते हैं। कंपनी जो है अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, वो मैनेज भी कर लेती है इस तरह के झटकों को। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी RBL बैंक की बात करते हैं यहाँ पे। बेसिकली RBL ने जानकारी दी कि अमीराट्स NBD बैंक को संयुक्त अरब अमीरात के जो केंद्रीय बैंक है, UAE जो सेंट्रल बैंक है, उससे RBL बैंक में मेजोरिटी स्टेक के अधिग्रहण के लिए मंजूरी मिल गई है यहाँ पे। यानी कि UAE के जो सेंट्रल बैंक था उसने मंजूरी दे दी है। अब RBL बैंक में अधिग्रहण का रास्ता यहाँ पे साफ हो गया। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे RBI की तरफ से भी मंजूरी नहीं मिली। इस मंजूरी में भारत में अमीराट्स NBD बैंक के मौजूदा ऑपरेशन को RBL बैंक में विलय करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस सौदे के तहत अमीराट्स NBD प्रेफरेंशियल शेयर जारी कराकर RBL बैंक में लगभग 60% हिस्सेदारी हासिल करेगी। सौदे में सार्वजनिक शेयरधारकों से करीब 26% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए अनिवार्य ओपन ऑफर भी शामिल होगा, जो भारत के टेक ओवर नियमों के अनुरूप है। अंतिम हिस्सेदारी निजी बैंकों में फॉरेन ओनरशिप की 74% सीमा के अंदर रहेगी। अमीरेट्स NBD फिलहाल भारत में 3 ब्रांच के जरिए काम कर रहा है। वहीं RBL बैंक का जो गिफ्ट सिटी में एक IFSC बैंकिंग यूनिट्स है भी वो शामिल है, जो कि विदेशी शाखा की तरह काम करती है। दुबई मुख्यालय वाला जो अमीरेट्स NBD बैंक है, रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट, संस्थागत बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग जैसे जो तमाम जो चीज़ें हैं, वो सेवाएं जो हैं वो देती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनी ज़ीरोधा ने F&O ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब कुछ चुनिंदा इंटरडे डेरिवेटिव ट्रेड्स पर ब्रोकेज जो है वो 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये कर दिया गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी सभी ग्राहकों पर लागू नहीं होगी, बल्कि सिर्फ उन ट्रेडर्स पर असर डालेगी जो सेबी के कैश कोलेटरल नियमों का पालन नहीं करते हैं। इस फैसले के पीछे सख्त रेगुलेशन और घटती ट्रेडिंग वॉल्यूम की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा ने F&O सेगमेंट में ये जो है एक बड़ा फैसला है, जिसका असर आपको दिखेगा। इसका सीधा असर एक्टिव ट्रेडर्स पर पड़ेगा। कंपनी ने ये ऐलान किया कि 1 अप्रैल से कुछ इंटरडे डेरिवेटिव ट्रेड्स पर जो ब्रोकरेज है वो फीस लागू होती हुई दिखेगी। जैसे सेबी के नियम के मुताबिक इंटरडे ट्रेडिंग के लिए कम से कम 50% कोलेटरल कैश या कैश के जो इक्विवेलेंट के रूप में उसे रखना ज़रूरी होता है। जो कि ट्रेडर्स इस नियम को फॉलो करेंगे उनके लिए ब्रोकरेज पहले की तरह 20 रहेगा, जो फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए 40 रुपये प्रति ऑर्डर देना होगा। IT शेयर की बात करते हैं। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने एक बड़ा दाव खेल दिया है, जिसका असर फ्यूचर में आपको स्टॉक में दिख सकता है। यहाँ पे कंपनी ने हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए करीब 5,260 करोड़ के 2 बड़े डील्स का ऐलान किया है। ये कदम कंपनी के भविष्य की ग्रोथ को नई दिशा दे सकती है। इन्फोसिस ने ऑप्टिमम हेल्थ केयर IT और यहाँ पे स्ट्रॉटस नाम की 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया है। ये अमेरिकी कंपनी है दोनों। ऑप्टिमम हेल्थ केयर IT कंपनी के करीब अगर आप देखें तो 3,800 करोड़ में खरीदती हुई दिखेगी। और कंपनी जो है वो बेसिकली हेल्थ केयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मजबूत पकड़ रखती है, बड़े अस्पतालों को टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देती है। वहीं स्ट्रॉटस की बात करें तो ये करीब 780 करोड़ में ये डील होती हुई दिखी है। ये जो कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सेवाएं देती है। अब ये डील जो है वो क्यों अहम है, अधिग्रहण क्यों अहम है? देखिए, इन्फोसिस इन डील्स के जरिए हेल्थ केयर और इंश्योरेंस जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर को पकड़ मजबूत करना चाहती है। यहाँ पे ऑप्टिमम हेल्थ केयर IT के जुड़ने से कंपनी को अस्पताल और हेल्थ केयर सिस्टम्स के साथ काम करने में मजबूती देगी। वहीं स्ट्रॉटस के जरिए कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में AI और डेटा आधारित सेवाओं को और बेहतर बना सकेगी। कंपनी का कहना है कि इससे क्लाउड, AI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी क्षमता और बढ़ेगी। न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 1810 का टारगेट दिया। उन्होंने कहा कंपनी का रेवेन्यू FY27 के हिसाब से करीब 2.5% बढ़ते हुए देखेंगे। यहाँ पे लाइफ जो साइंसेज हैं या हेल्थ केयर सेक्टर्स में कंपनी की क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की प्रमुख कंपनी महानगर गैस लिमिटेड की बात करते हैं। एक बार फिर यहाँ पे निवेशकों के रडार पर आ गई है। कंपनी के शेयर इंटरडे में करीब 8% तक चढ़ते हुए दिखे, 988 के भाव पर आते हुए दिखे। यहाँ पर इस उछाल के पीछे सरकार की नई PNG पॉलिसी का बड़ा कारण माना जा रहा है। देखिए, PNG पॉलिसी जो है उसको भी आपको समझना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक तो आप समझते ही, यहाँ पे इस शो के जरिए हम लोग वो भी बताते हैं कि जो सरकार की पॉलिसी के हिसाब से इम्पोर्टेंट होता है।
अब जो ये पॉलिसी जो है वो क्या है, देखिए इसमें क्या है, कंपनी की ग्रोथ संभावना और मजबूत होती हुई नजर आएंगी। सरकार की जो नई पीएनजी पॉलिसी के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को तेज और आसान बनाया जाएगा। अब पाइप्ड गैस कनेक्शन के लिए मंजूरी प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है और तेज किया जा रहा है ताकि तेजी से फैसले लिए जा सके, जिससे कंपनियों को तेजी से नए ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी हो। ट्रेड ब्रेन्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 लाख घर ऐसे हैं जो कि पीएनजी यहाँ पे कनेक्शन के लिए तैयार हैं, जिसे एमजीएल जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा ग्रोथ अवसर माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, एलपीजी, एलएनजी जैसी सप्लाई प्रभावित की वजह से ऐसे में भारत में घरेलू पाइप्ड गैस जो है इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सीएनजी और पीएनजी को पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता और क्लीन फ्यूल माना जाता है, जिसका असर जो है वो साफ तौर पे और दूसरे स्टॉक्स में भी जो इसी सेक्टर से जुड़े हैं उस पर देखने को मिलेगा। हरियाणा के पंचकुला नगर निगम के खातों से करीब 150 करोड़ रुपए के कथित गायब होने के मामले में अचानक से हलचल जो है वो तेज हो गई। इस विवाद के सामने आते ही कोटक महिंद्रा बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित खातों और फिक्स डिपॉजिट की गहन जांच शुरू कर दी है। ये जांच खुद पंचकुला नगर निगम के निर्देश पर शुरू की गई है, जिससे पूरे मामले को लेकर गंभीरता की साफ झलक दिखती है। इसका असर शेयर पर भी हल्के तौर पर देखने को मिला। करीब 370 के भाव पर स्टॉक आता हुआ दिखा। अब तक जांच के सामने आए रिकॉर्ड्स के आधार पर खातों से जुड़ी ज़्यादातर रकम का मिलान जो है वो किया जा चुका है, जिससे शुरुआती स्तर पर राहत की उम्मीद दिख रही है। बैंकों के जो इस बैंक के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ कहा कि खाते खोलने से लेकर केवाईसी दस्तावेज, अधिकृत जो हस्ताक्षर होते हैं यहाँ पर या फिर नगर निगम से मिले जो निर्देश हैं, सबको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली कीटों जो कीटनाशक जो बेसिकली यहाँ पे दवाइयाँ होती हैं उसको से लेकर पौधे की जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उसके लिए केमिकल बनाने वाली जीएसपी क्रॉप साइंस के शेयरों में एक जो है तेज़ी देखने को मिली इस हफ्ते। बेसिकली कंपनी की लिस्टिंग होती हुई दिखी थी और जो रिस्पॉन्स था वो मिला जुला मिला। खुदरे निवेशकों का जो रिटेल पार्टिसिपेशन था वो भी जो है पूरी तरीके से भर नहीं पाया था, लेकिन जो लिस्टिंग हुई मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो प्राइस तय किया गया था वो 320 के भाव पे किया गया था। लिस्टिंग 332 पर, बीएससी पर और एनएससी पर 328 के आसपास हुई, यानी कि 4% के आसपास के लिस्टिंग गेंस मिलते हुए दिखे। उसके बाद शेयर में एक अचानक से तेजी आई, 363 के भाव पर पहुंचा और उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया। कंपनी की बात करें तो 1985 में एस्टैब्लिश हुई है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और इंसेंटिव जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, कंजीसाइड्स होते हैं, प्लांट्स ग्रोथ के रेगुलेट जो भी तमाम तरह के केमिकल्स होते हैं जो फसलों को नुकसान से बचाते हैं, उसमें कंपनी डील करती है यहाँ पे और उसमें ग्रोथ केमिकल्स को बनाती है। यहाँ पे आपको बताएं यहाँ पर कि कंपनी करीब 102 पेटेंट्स हासिल कर चुकी है अब तक। और इसके अलावा कंपनी के अगर आप ग्रोथ की बात करें 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पे जीएसपी क्रॉप साइंस के ग्राहकों के देश में अगर आप देखें तो 20 राज्यों में प्रेजेंस है यहाँ पे। ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के देशों में, अमेरिका की बात करें यहाँ पे ब्राज़ील, वियतनाम, सिंगापुर, सब जगह पर जो है करीब 37 देशों में कंपनी का बिजनेस जो है वो फैला हुआ है। तो ये ओवरऑल शो था। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।